इस अध्याय में वो है सातत्य क्या है, सातत्य की अवधारणा को समझेंगे, विभिन्न फलनों के सातत्य का परीक्षण करेंगे, सातत्य और अवकलनीयता के बारे में क्या संबंध है उसे जानेंगे, और संयोजित फलनों, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, लघुगणकीय फलन, अस्पष्ट फलनों आदि का अवकलज ज्ञात करना सीखेंगे। और अंत में है मध्यमान प्रमेय। मध्यमान प्रमेय ये दो हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में हैं, रोले का मध्यमान प्रमेय और लैग्रांजे का मध्यमान प्रमेय, इनका अध्ययन करेंगे। तो इस अध्याय 5 में जो आज के सत्र में हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, वो है सातत्य, कॉन्टिन्यूटी या सततता। सातत्य या सततता शब्द से आप लोग परिचित होंगे। वास्तविक जीवन में आपने सुना भी होगा कि अमुक छात्र पिछले 2 घंटे से या 3 घंटे से सतत पढ़ रहा है। मैं सतत 3 किलोमीटर साइकिल चला करके विद्यालय आया। तो ये सब सततता क्या है? जैसे कि आपने सुना सतत, कॉन्टिन्यूटी। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो कॉन्टिन्यूटी के लिए अगर ग्राफ की बात करें, किसी भी गणित में अगर हम कोई ग्राफ बना रहे हैं और इस ग्राफ को बनाने में हमें पेन को नहीं उठाना पड़ा, तो इसका मतलब क्या है कि ये ग्राफ सतत है। आप लोगों ने कक्षा 11 में लिमिट और फलन के आलेखों के बारे में अध्ययन कर लिया है। उसी की सहायता से आज हम लोग जानेंगे कि एक वास्तविक फलन का एक बिंदु पे सातत्य का परीक्षण हम लोग कैसे करेंगे। तो इसको एक उदाहरण से समझते हैं। एक फलन ले लिया हमने, ये फलन विभिन्न अंतरालों में अलग अलग प्रकार से परिभाषित है। जब x का मान 0 या 0 से बड़ा है तो फलन का मान 1 है, जब x का मान 0 से छोटा है तो फलन का मान -1 है। अब अगर हम इसका आलेख बनाएं तो आलेख बनाने में ये x और y अक्ष है और इस पे अगर हम आलेख बना रहे हैं तो जब x का मान 0 से बड़ा है तो fx का मान 1 है, x का मान 0 से छोटा है तो fx का मान -1 है। तो देखिए इसका आलेख बनाने में यहाँ से यहाँ तक गया और फिर यहाँ से पेन को उठाना पड़ेगा और तब ये बनाना पड़ेगा, अर्थात इतने हिस्से में एक गैप आ गया है। यहाँ पे फलन का जो ग्राफ है वो सतत नहीं है। इसको सतत बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस ग्राफ को कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए, अब यहाँ पे तो हम इसको कॉन्टिन्यूस नहीं बना सकते हैं। हाँ, ये अगर कोई और देखिए जैसे इसमें है, इसमें तो ग्राफ इसका कैसा है, असतत है। अब इसी को हम लोग लिमिट की सहायता से भी समझेंगे। लिमिट की सहायता से आप लोगों ने लिमिट का अध्ययन करा हुआ है। अगर हम इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, लिमिट x टेंडिंग टू किस बिंदु पे निकालना है, 0 पे, 0 माइनस fx। अब देखिए 0 माइनस मतलब हम 0 के लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं, तो फलन का मान क्या है, 0 के लेफ्ट में -1 और इसका मान लिमिट का कितना आएगा, -1। राइट हैंड लिमिट जब हम निकालेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx, 0 के दाईं ओर से अप्रोच करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 1 और इसका मान कितना आएगा, 1। देखिए इसमें जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, अर्थात इसमें क्या है, इसमें लिमिट का अस्तित्व ही नहीं है। और ऐसे सवालों में हम सततता को नहीं बना सकते हैं, असततता को दूर नहीं किया जा सकता है। ये परमानेंट टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी हुई, ये लिमिट अस्तित्व में नहीं है, अतः फलन कैसा है, असतत। तो आपने एक और जानकारी प्राप्त करी कि जब लिमिट अस्तित्व में नहीं होगी तो फलन कैसा होगा, फलन असतत होगा। अब इसी को एक और उदाहरण से हम लोग समझते हैं। fx बराबर x स्क्वायर माइनस 9 x बटे x माइनस 3। अब अगर इसको देखें तो ये फलन x बराबर 3 पे परिभाषित ही नहीं है, तो इसका डोमेन क्या होगा, इसमें से 3 को
R में से 3 को हटा दें। सभी वास्तविक संख्याओं में से अगर हम लोग 3 को हटा दें तो ये फलन कैसा है? ये फलन परिभाषित है। अब इसका अगर आलेख खींचेंगे तो ये एक सरल रेखा इस तरीके से आएगी। ये 2 बिंदु हो गए -3 और 3। इसका मान 3 पे परिभाषित नहीं है। अब अगर हमने ये लिख दिया कि f(x) बराबर x² - 9 बटे x - 3, जबकि x का मान 3 नहीं है, तो ये परिभाषित हो गया। लेकिन अगर हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो बिंदु 3 पे जब x का मान 3 होगा तो यहाँ पे एक गैप डेवलप हो जाएगा, एक यहाँ पे असततता आ जाएगी। इस ग्राफ को बनाने में यहाँ पे एक गड्ढा आ गया जिसको हमें भरना पड़ेगा। अब इसका हमें अगर x बराबर 3 पे कुछ मान रख दें, जैसे अगर हमने इस फलन का मान रख दिया 6, तो अब ये फलन कैसा है? अब आगे इसको हम लोग चेक करते हैं लिमिट की सहायता से। देखिए फलन का मान कितना है? 6। और लिमिट का मान कितना है? फलन की लिमिट निकालने के लिए x² - 9 बटे x - 3। यहाँ पे हम लोग सीधे x का मान 3 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर हमने x का मान 3 रख दिया तो ये 0/0 की इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगी, अनिश्चित रूप हो जाएगा और परिभाषित फलन हो जाएगा। अतः इसमें हम लोग इसमें x का मान डायरेक्ट नहीं रखेंगे, तो इसके गुणनखंड विधि से लिमिट निकालेंगे। इसका गुणनखंड करें तो क्या आएगा? x + 3 x - 3, और ये देखिए x - 3 इसमें से कट जाएगा। लिमिट x टेंडिंग टू 3 x + 3, और इसका मान कितना आएगा? 6। इसका मान आएगा 6, और इस लिमिट का मान फलन के मान के बराबर है। फलन का मान ये हम लोगों ने निकाला था। अतः देखिए यहाँ पे लिमिट का मान और जो फलन का मान आया है वो दोनों बराबर हैं। अतः ये फलन कैसा हो गया? सतत हो गया, जिसको हमने यहाँ पे इस गैप को फिल कर दिया। इसका आलेख बनाने में इस ग्राफ को हमने सतत कर दिया। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा? इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा? इससे निष्कर्ष निकलेगा कि अगर कोई फलन का सांतत्य का परीक्षण कर रहे हैं किसी बिंदु पर, तो वह फलन कैसा होगा? सतत कब होगा? x बराबर a। अगर किसी बिंदु पे हम फलन का वास्तविक फलन का सांतत्य का परीक्षण कर रहे हैं तो वह फलन उस बिंदु पे परिभाषित होना चाहिए, और उस फलन का मान उस फलन के उस बिंदु पे लिमिट या सीमा के मान के बराबर होना चाहिए। तभी ये फलन कैसा होगा? सतत होगा। और देखिए इसमें अभी जो इससे पहले वाला उदाहरण लिया था, इस उदाहरण में हमने फलन का मान क्या लिया था? 6। अगर फलन का मान 4 लेते तो लिमिट के मान के बराबर नहीं आता। इस तरह की जो असततता है जिसको हम दूर कर सकते हैं, ये है रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो सततता के बारे में हम लोगों ने जान लिया कि फलन कब सतत होगा? जब लिमिट का मान अस्तित्व में हो, फलन का मान अस्तित्व में हो और लिमिट का मान फलन के मान के बराबर हो। अच्छा, अब देखिए फलन असतत कब होगा उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लें। डिसकंटिन्यूटी या असंतत कब होगा? असंतत एक फलन किसी बिंदु पे असतत होगा जबकि इनमें से कोई भी कारण हो। पहला कारण है यदि फलन उस बिंदु पर परिभाषित ही ना हो, जैसा कि अभी मैंने उदाहरण में आपको दिखाया। अगर फलन परिभाषित ही नहीं होगा तो फिर हम लोग उसके सततता की जांच नहीं कर पाएंगे। दूसरा क्या है कि लिमिट का अस्तित्व ही नहीं हो, और लिमिट का अस्तित्व कब नहीं होता है? ये 3 कारणों से नहीं होता है। यदि लिमिट का अस्तित्व बाईं ओर से ना हो, जिसे किसी बिंदु A पे अगर ले रहे हैं तो x टेंडिंग टू A माइनस लिमिट का अस्तित्व ना हो, उस बिंदु पे लिमिट का अस्तित्व दाहिनी ओर से ना हो, अथवा लिमिट का अस्तित्व बाईं ओर दाईं ओर दोनों तरफ से तो हो किंतु लिमिट का मान ही आपस में बराबर ना हो। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही बराबर ना हो।
और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं होगा तो लिमिट अस्तित्व में नहीं होगी। और इसका तीसरा जो कारण है वो ये है असततता का, कि यदि लिमिट तो अस्तित्व में है किंतु वह फलन के मान के बराबर नहीं है, तो फलन कैसा होगा? असतत फलन होगा। अब इसमें आगे और चर्चा करते हैं हम लोग, किसी और उदाहरणों से फलन के सातत्य के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखिए इसमें फलन के एक उदाहरण लिया गया है, इसमें हम लोग सततता के बारे में जानकारी करेंगे। किस बिंदु पे? x बराबर 1 पे। तो x बराबर 1 पे हम लोगों ने अभी चर्चा करी, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? फलन का मान। फलन का मान किस बिंदु पे निकालना है? जो कि सवाल में दिया गया है। कहाँ से निकलेगा? जहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। तो फलन का मान क्या होगा? ये फलन का मान आ गया 1। अब देखिए इसमें जब हम लोग फलन का मान तो निकाल लिया, यह फलन जिस बिंदु पे निकालना है उस बिंदु के बाईं और दाईं ओर अलग अलग प्रकार से परिभाषित है। अतः इस फलन के लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी अलग अलग। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 माइनस h। ये बराबर होगा, अब हम 1 के बाईं ओर जहां फलन परिभाषित है वहां पे ये मान रखेंगे 1 माइनस h माइनस 4। और इसको यदि हल करें तो हल करने पे मान कितना आएगा? 1। अब राइट हैंड लिमिट निकालें, तो राइट हैंड लिमिट निकालने में लिमिट का मान फलन का मान देखिए कहाँ पे परिभाषित है? x टेंडिंग टू 1 प्लस, अब 1 के दाईं ओर जहाँ पे फलन परिभाषित है वहाँ पे इस मान को रखना है। लिमिट h टेंडिंग टू 0, दाईं ओर 1 के कहाँ पे है? क्या है फलन का मान? 4 1 प्लस h का होल क्यूब माइनस 3 1 प्लस h। और इसको हल करें तो इसका मान भी 1 ही आएगा। अतः लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर हैं, अतः लिमिट अस्तित्व में है और फलन का मान भी लिमिट के मान के बराबर है। अतः ये फलन कैसा हुआ? ये फलन बिंदु x बराबर 1 पर सतत हुआ। अब देखिए आपने इसमें फलन का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों निकाली और ये फलन के मान के बराबर आया। अतः ये फलन कैसा है? अस्तित्व में है। इसका एक और उदाहरण देखा जाए, ये भी अच्छा उदाहरण है और इस तरीके के सवाल भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। हमें हर तरीके के सवालों का अध्ययन करना है, हर तरीके के सवालों की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे हमें k का मान निकालना है। देखिए क्या कहा गया है? k का मान ज्ञात कीजिए जबकि ये फलन π/2 पर सतत है। तो π/2 पे सतत है, अतः लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट कर ही रही होगी, बराबर भी होगी। और फलन का मान देखना है क्या है? f π/2 पर फलन का मान कितना है? 3 सवाल में दिया हुआ है। अब लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 fx लिमिट। अब यहाँ पे देखिए हम लोग इसमें सीधे लिमिट निकालेंगे क्योंकि लिमिट जो है वो अस्तित्व में है। अतः x टेंडिंग टू π/2 k cos x बटे पाई माइनस 2x। इस रूप में यदि हम लोग लिमिट का मान π/2 रख देते हैं तो ये 0/0 की फॉर्म हो जाएगी, जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। आपने इनडिटर्मिनेट फॉर्म कई सारी पढ़ी होंगी पिछली कक्षा में। इस तरीके से ये सब इनडिटर्मिनेट या अनिश्चित फॉर्म हैं। तो यहाँ पे देखिए इनडिटर्मिनेट फॉर्म हम लोग नहीं पढ़ने आ रहे, हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे सवाल को। तो इसको हल करने के लिए यहाँ पे अब कैसे इसको हल किया जाए कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म से फिर हमारी फाइनाइट या निश्चित फॉर्म में बदल जाए। तो इसमें हम प्रतिस्थापन कर सकते हैं, x बराबर π/2 प्लस h रख करके प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करेंगे।
तो अब देखिए लिमिट का हमने x का मान हटा दिया, तो जब x π/2 को अप्रोच करेगा तो ये π/2 कट जाएगा, ये h किसको अप्रोच करेगा? 0 को। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 k cos π/2 प्लस h बटे π-2 π/2 प्लस h, ये है। इसमें देखिए cos 90 प्लस थीटा, ये तो हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस साइन h, और जो ये कांस्टेंट k है इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। ये 2 से π/2 गुणा करेंगे, पाई आएगा, पाई और पाई कट जाएगा और माइनस 2h बचेगा, तो ये 2 भी बाहर निकाल ले तो अंदर कितना बचेगा? माइनस h। अब ये प्लस हो गया। यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है जो आप लोगों ने पढ़ा है लिमिट में, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा बाई थीटा का सूत्र होता है 1, तो ये हो जाएगा k/2। अब सवाल में दिया हुआ है कि फलन कैसा है? सतत है, तो जो फलन का मान है वह लिमिट के मान के बराबर है। ये अब लिमिट का मान कितना आया है? k/2। फलन का मान कितना है? सवाल में दिया हुआ है 3, अतः k का मान कितना है? 6। तो इस प्रकार सवाल भी पूछे जा सकते हैं जिसमें किसी कांस्टेंट को हम लोग जोड़ दें। इस प्रकार से सवाल को देखिए हल किया गया है। आपको ऐसे ही और भी सवालों को हल करना है। आगे चलते हैं, इसमें और भी सवालों की प्रैक्टिस करते हैं। एक सवाल ये आपको अपने आप से करना है। बच्चों आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठे ही होंगे, तो इस सवाल को आप लोगों को करना है और हम लोग इसको अगली कक्षा में इसके हल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। सवाल में पूछा क्या गया है? a तथा b के मानों को ज्ञात कीजिए जबकि ये फलन सतत है। तो आपको 2 और 10 दो बिंदुओं पे फलन की सततता की जांच करनी है। अब इसमें फलन की सततता की जांच करने के लिए हमें ये आपको हिंट मैं दे रहा हूं जिसको हम लोग अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे। आप लोग इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लेंगे। 2 पर भी हम इसके फलन का मान निकालेंगे और 10 पे भी। इस प्रकार 2 इक्वेशन, 2 समीकरण बनेंगी और 2 अचर हैं a और b जिनको हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखिए आगे देखिए और क्या है? सतत फलनों का बीज गणित। सतत फलनों का बीज गणित देखिए इसमें कैसे है। यहाँ पे हमने 2 फलनों को जोड़ दिया है, एक है sin x और एक है cos x। sin x का ग्राफ आप जानते हैं इस प्रकार से बनता है। इसको अगर पीछे की तरफ बढ़ाया जाए तो इस तरीके से बनता है। ये ग्राफ कैसा है? ये आलेख इसका सतत है। और cos x का आलेख भी ये देखिए सतत होता है इस तरीके से। तो ये दोनों आलेख कैसे हैं? सतत हैं। इनको हम लोग आलेख की सहायता से अभी देख रहे हैं। और sin x प्लस cos x का आलेख ये दिया हुआ है। ये आलेख देखिए ये भी हर बिंदु पे कैसा है? सतत है। तो यदि 2 फलन sin और cos सतत हैं और उनको हम जोड़ दें तो जो नया फलन बनेगा वो भी कैसा होगा? सतत होगा। इसको हम लोग ने किससे समझा? आलेख की सहायता से। अब इसी चीज को हम लोग ग्राफ की सहायता, लिमिट की सहायता से भी हल करना सीखें। तो f पाई, अगर इसमें हमने पाई पे चेक कर रहे हैं, साइन पाई प्लस कॉस पाई, इसका मान कितना आएगा? -1। अब इसमें हम लोग लिमिट निकालें। लिमिट x टेंडिंग टू पाई fx बराबर लिमिट x टेंडिंग टू पाई साइन x प्लस कॉस x, और ये मान भी कितना आएगा? -1। तो देखिए लिमिट का मान फलन के मान के बराबर है, अतः ये फलन कैसा है? ये फलन भी सतत है। तो इससे बच्चों क्या निष्कर्ष निकला? इससे निष्कर्ष निकला कि यदि 2 फलन सतत हैं तो उनका योग, उनका घटाना, इसी तरीके से हम अगर इसको घटा देंगे तो भी सतत होगा, उनका गुणा भी सतत होगा। तो आइए इसको हम लोग और अच्छे से चर्चा करें। यहाँ पे देखिए यदि फलन f और g 2 वास्तविक फलन इस प्रकार से हैं कि दोनों सतत हैं किसी बिंदु a पर,
तो उनका योग, उनका घटाना, उनका गुणा, उनका भाग और किसी अचर से अगर किसी फलन को गुणा कर दें तो वो भी सतत होगा। यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि जो f बटे g दो फलनों को भाग किया गया है, ये सतत तभी होंगे जब ga उस बिंदु पर 0 ना हो, फलन g का मान 0 ना, क्योंकि अगर हर में ये 0 आ गया तो ये कैसा हो जाएगा, ये अपरिभाषित हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म की तरीके से बनने लगेगा। अब आइए आगे देखते हैं इसमें एक और उदाहरण। ये है एक बहुपद। इस बहुपद में आप देखिए तो इसका सततता की जांच करनी है। इस बहुपद को अगर हम लोग देखें तो इसका आलेख इस तरीके से आता है और ये कैसा है, ये सतत है। अगर ये सतत है और इसको हम लोग किसी बिंदु पे, देखिए यहाँ पिछले वाले उदाहरण में मैंने एक बिंदु लिया था पाई, यहाँ पे कोई बिंदु नहीं लिया, ये सर्वत्र सतत है। तो इसमें आप किसी भी बिंदु पे इसकी जांच करेंगे, ये कैसा आएगा, ये सर्वत्र सतत आएगा। अब इसमें अगर हम मान लीजिए x² + 1 में x² को हटा दें और 1 लें, कोई भी फलन मान लीजिए हमने लिया fx = 1, तो ये अचर है और ये कैसा है, ये भी सतत है। इसका भी आलेख आप देख लीजिए। यदि हमने यहाँ पे x² + 1 बहुपद की बजाय ये वाला ये बहुपद ले लें, x ले लें, चाहे इसको आप तत्समक फलन कह लीजिए, तो भी ये कैसा होगा, ये सतत होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग और विस्तार से देखिए चर्चा करते हैं। इससे क्या निष्कर्ष निकला, एक बहुपद फलन सर्वत्र सतत होता है, प्रत्येक अचर फलन सर्वत्र सतत होता है, तत्समक फलन भी सर्वत्र सतत होता है। तत्समक फलन का अगर हम आलेख खींचें तो इस प्रकार से एक सरल रेखा आएगी और देखिए इस ग्राफ को बनाने में आपको कहीं भी पेन को नहीं उठाना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या है कि ये इसका आलेख सतत है, अतः तत्समक फलन भी सतत है। और देखिए यदि एक और उदाहरण लिया गया, यहाँ पे ये एक बहुपद है और एक ये बहुपद है, इनको भाग कर दिया गया है, तो ये एक परिमेय फलन बन गया। यहाँ पे परिमेय फलन में ये जो हर है, ये हर इसका डिनोमिनेटर -2 और 2 पे ये कैसा है, -2 और 2 पे ये परिभाषित नहीं है, अतः ये फलन कैसा है, ये -2 और 2 को छोड़ दिया गया है, r - -2, 2। इनके अतिरिक्त यह प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित है, अतः परिमेय फलन अपने प्रांत, इसीलिए यहाँ पे प्रांत शब्द का यूज किया गया है, प्रांत शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि अपने जिसमें ये फलन परिभाषित हो, अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर सतत होता है। ये है बच्चों। अब देखिए इसमें और हम लोग अगर इसके बारे में चर्चा करते हैं, अभी आपने देखा कि जो तत्समक फलन था वो कैसा था, वो सतत था उसका आलेख, और उसका हमने मॉड लगा दिया। यानी अगर हम मॉड x का आलेख बनाएं, ये इसका आलेख इस तरीके से बनेगा और ये देखिए प्रत्येक बिंदु पर सतत है। आप मॉड x का किसी भी बिंदु पे ले लीजिए, वो कैसा है, सतत है। तो ये क्या इससे निष्कर्ष निकला कि अगर कोई फलन सतत है तो उसका मापांक एब्सोल्यूट फंक्शन भी सतत होगा। यदि फलन f बिंदु x बराबर a पे सतत है तो निरपेक्ष फलन भी x बराबर a पर सतत होगा। अब आइए बच्चों और देखें फलनों का संयोजन। एक फलन उदाहरण के तौर पे हमने लिया है hx बराबर 1 - x + x। इसमें यहाँ पे देखिए तो अगर हमने इसमें fx को ये ले लिया पूरा, यानी ये जो इसके अंदर है ये पूरा हमारा fx हो गया, और gx को ले लिया हमने mod x, तो ये कैसा हो गया, ये गॉफ बन गया। गॉफ ऑफ x का मान आएगा ये जो hx के बराबर है। तो ये गॉफ है क्या, गॉफ है दो फलनों का संयोजन, f और g का संयोजन, जहाँ पे x किसी भी वास्तविक संख्या को संबंधित है। तो इस देखिए ये कैसा है, ये सतत फलन है, ये कैसा है mod x। अभी हम लोगों ने देखा कि मापांक फलन कैसा है, mod x सतत है। तो जब ये दोनों सतत हैं तो इनका जो संयोजन होगा वो भी
फलन कैसा होगा, सतत होगा। अतः क्या निष्कर्ष निकला कि f और g इस प्रकार के दो वास्तविक फलन हैं कि गॉफ x बराबर a पे परिभाषित है, और यदि f a बराबर a पे संतत है तथा g भी f a पर संतत है तो गॉफ भी a पर संतत होगा। ये इसका निष्कर्ष निकला। अब देखिए इसमें एक और हम लोग अंत में चर्चा कर लेते हैं। प्रमेय 5 में समस्त मूल त्रिकोणमितीय फलन। अब ये जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसका प्रयोग आगे के कक्षाओं में करेंगे, अभी अवकलनीयता में और मध्यमान प्रमेय में। समस्त मूल त्रिकोणमितीय फलन साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक अपने डोमेन में सतत होते हैं। ये हम लोग केवल ग्राफ से ही चर्चा कर रहे हैं, सवाल में बीच बीच में आता जा रहा है और भी आएंगे, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। देखिए साइन का ग्राफ इस तरीके से बनता है, कॉस का ग्राफ इस तरीके से बनता है, और टेन का। साइन और कॉस सर्वत्र सतत होंगे, लेकिन जो टेन है वो -π/2 और ये देखिए -π/2 और π/2 पे सतत नहीं होगा, इसके बीच में, इसीलिए यहाँ पे डोमेन शब्द का प्रयोग किया गया है। और इसमें देखिए चरघातांकी फलन, ये सब भी इसको हम चरघातांकी फलन का ग्राफ देखिए, ये सर्वत्र सतत है। ये दोनों ग्राफ हैं। ये ग्राफ तब बनेगा जब a का मान 1 से कम होगा, और ये ग्राफ कब बनेगा जब a का मान 1 से अधिक होगा। तो चरघातांकी फलन भी सर्वत्र सतत है। लघुगणकीय फलन देखिए, लघुगणकीय फलन अपने डोमेन में जहां पे ये परिभाषित होगा लॉग, वहां पे ये देखिए कैसा है, ये सतत है। और कुछ विशेष फलनों का सांतत्य, ये स्पेशल फंक्शन हम लोगों ने एक और ले लिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x या महत्तम पूर्णांक फलन x। इसका भी अगर आलेख बनाएं तो इस प्रकार से इसका आलेख बनता है। तो इसका जो आलेख है ये 1 2 3, ये जो बिंदु हैं पूर्णांक, उस पे इसका ग्राफ देखिए टूटा हुआ है। यहां से देखिए यहां तक बनाया, फिर यहां से पेन उठा के यहां बनाया। तो जो भी महत्तम पूर्णांक फलन ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये कैसा है, ये पूर्णांक बिंदुओं पर असतत है, क्योंकि यहां से हमें पेन को उठाना पड़ा है। अतः बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि सांतत्य क्या है, सांतत्य की अवधारणा के बारे में हम लोगों ने जाना, और विभिन्न फलनों के सांतत्य का परीक्षण किया। और एक सवाल मैंने आप लोगों को करने के लिए भी दिया है, जिसको हम लोग अगली कक्षा में हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी बेटा।